नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र लोक विकास और पर्यावरण। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी से लोक विकास पर्यावरण से उसी क्रम में हम लोग अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं इससे, और उसी में ये अगला प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चनों का। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी प्यार दिया है, इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी है तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस सेट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। वन संपदा नष्ट हो जाती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है और उपरोक्त सभी। तो औद्योगिक का पर्यावरण पर दोस्तों ये जो उपरोक्त सभी दिए हैं, ये सभी प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन पर निपटान नियम 2011 के स्थान पर किस नियम को अधिसूचित किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। तो जिसको अधिसूचित किया था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1972 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1972 में भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दे रहा है पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रात्मक प्रदूषक है, दूसरा है DDT गुणात्मक प्रदूषण है, 3 नंबर है कीटनाशक मानव जनित प्रदूषक है, और 4 नंबर है अम्ल वर्षा प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, और दिया है यहाँ पे कि कुट में आंसर हम लोग को देना है। तो चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आपका आंसर सही है। तो इसमें से जो दिया है, इसमें से आपका ऑप्शन ए और DDT गुणात्मक प्रदूषक है और कीटनाशक मानव जनित प्रदूषक है, ये तीनों आपके ऑप्शन सही है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ये सुमेलित करने वाला है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ प्रभाव उसका क्या पड़ता है ये देखना है मानव पे। तो आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे दोस्तों श्वसन रोग की जो आता है उस पर प्रभाव पड़ता है, श्वसन रोग में। अगला है शीशा। तो शीशा का क्या होता है। तो इससे कैंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इससे हो जाता है आपका चर्म रोग। और फिर नेक्स्ट है पारा, तो इससे मेनीमाटा रोग। तो जो अभी हम लोग सम्मिलित किए इसके अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे कूट में आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, पारा, एस्बेस्टस और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो किसके द्वारा होता है। तो एस्बेस्टस द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है। जलवायु परिवर्तन मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप में बदलाव आने को कहते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक तथा मानवीय होते हैं। और सौर कलंक का सिद्धांत जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आता है। और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, देख सकते हैं आप लोग। सौर कलंक सिद्धांत के अनुसार सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा व आर्द्र हो जाता है। दूसरा है मिलैकोविच दोहन सिद्धांत जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करता है। और नेक्स्ट है आपका कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण भी जलवायु परिवर्तन हुआ है। और नेक्स्ट है सागर तल विस्तारण सिद्धांत वेगनर ने दिया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे कूट छूट गया है तो आप लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन बना लीजिएगा कूट, और वहाँ पे लिख लीजिएगा 1, 2 और 3। और बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग खुद कहते हैं ना HW होमवर्क, तो
ये आप लोग के लिए होमवर्क है, चाहे तो आप या ये PDF निकलवाइएगा, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक डालेंगे वहाँ पे ये PDF डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के हमारे ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कूट वाला छूट गया है, तो 3 कूट अपने मन से बना लीजिएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा 1 2 3, तो 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के तीनों सही है, तो आप लोग कूट ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है। ध्यान दीजिएगा, सौर कलंक सिद्धांत, ज्वालामुखी सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा इसमें से उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ नंबर यहाँ पे डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सॉरी, कि थोड़ा सा जूम आउट कर दें। हाँ, अब देखिए कि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वनाग्नि बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी और उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर तापमान जब बढ़ेगा दोस्तों, तो पेड़ पौधे तो ऐसे ही सूख जाएंगे और वनस्पतिहीन हो जाएगी पृथ्वी और वनाग्नि बढ़ेगी। तीनों होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा सॉरी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, जीवाश्म ईंधन, वर्तमान कृषि पद्धति, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण और उपरोक्त सभी। तो इससे दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल किया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन, वर्तमान कृषि पद्धति, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण, तो ये सभी शामिल होंगे, ठीक है। तो उपरोक्त आपका ऑप्शन सी से डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तो देखिए, पहला है, जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रदूषक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ेगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं आप लोग से कि सही या गलत या असही क्या पूछ रहा है, उसको हम लोग को ध्यान देना है। तो चूंकि यहाँ पे उपरोक्त जो 2 ऑप्शन दिए हैं दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख सकते हैं आप लोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दे रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण और अम्लीकरण। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये तीनों आपके विकल्प सही है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न गैसों पर विचार कीजिए। दे रहा है CFC, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफार्म और मीथेन, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप लोग कि ओजोन क्षरण में से संबंधित गैस या गैसों के कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका ऑप्शन होगा CFC हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा और मिथाइल क्लोरोफार्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, आपका डी नहीं होगा, मीथेन, ठीक है। देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2020 तक देश में कितने, ये मेगा रहेगा दोस्तों, कितना मेगावाट और सौर बिजली क्षमता स्थापित करने का गया है, ठीक है। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है। तो करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, अब हम लोग कह सकते हैं कि करने का लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। तो आपका था उस टाइम 20,000 मेगावाट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन ये बहुत पुराना है तो बहुत कम ही चांस है कि पूछे, लेकिन क्या पता UGC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन सा मिशन शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, राष्ट्रीय वाहनी पर्यावास मिशन, रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत ये सभी मिशन शामिल है दोस्तों, एक A, B, C। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी और इसका उद्देश्य ऐसी नई किस्मों की फसलों का विकास करना है जो वैश्विक तापन के प्रभावों से स्वयं को बचा सके। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग को छांटना है। तो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य भारत के घटते वन क्षेत्र का संरक्षण व वन क्षेत्र में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की क्रियान्वयन अवधि 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को वर्ष 2014 में मंजूरी प्रदान की गई। तो दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये तीनों आपके ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन से संबंध में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित वाला, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सूची को सेकेंड से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, तो ये किस सन में अब हुआ था, तो देख सकते हैं इसका जो सन है वो 2019 ही था। राष्ट्रीय जल मिशन तो ये 2011 में, और फिर राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन ये 2014 में ही, और फिर लास्ट जो है राष्ट्रीय सतत विकास कृषि विकास मिशन तो ये 2008 में ही। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 20 नंबर के, निम्न में से एक कौन सा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक सुरक्षा कोष का निर्माण, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, तीसरा है व्यापक कार्यवाही एजेंडा 21 और उपरोक्त सभी, जो लास्ट ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका इसमें कि पृथ्वी सम्मेलन के संबंधित है, ये तीनों उपरोक्त ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। रियो 20 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा रियो +20 2012 में जो हुआ था, उसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रियो +20 2012 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप लोगों का ये ब्राज़ील में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियो +20 सम्मेलन में निम्न में से किन बिंदुओं पर बल दिया गया था, तो सतत विकास के लिए अच्छी राजनीति, इच्छा शक्ति, दूसरा था नई तथा तेज़ी से उभरती चुनौतियों का सामना करना, नेक्स्ट है निर्णयों को मानने तथा उसे लागू करने के अंतर को कम करना, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये जो तीनों है ये सभी बिंदु रियो सम्मेलन के संदर्भ में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता संधि वर्ष 1993 में हुई। इस संधि में यह सहमति बनी कि जीव और पेड़ पौधे उस देश की संपत्ति माने जाएंगे जिस देश में ये होते हैं। उपरोक्त कथनों में से दिया है कि कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों ये आपके दोनों ऑप्शन सही है, जैव विविधता से जो रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक कानूनी समझौता की प्रथम प्रतिबद्धता कब समाप्त हुई, यहाँ पे वर्ष दे दिया है, तो ये आपका 2012 में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि किस वर्ष प्रारंभ हुई। देखिए एक समाप्त पूछा है और एक पूछा है किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो दूसरा होगा आपका वर्ष 2013, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन रहा। अब आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, और ये आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगला जो है, एक तरफ जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पहला जो आप लोगों के स्क्रीन पे नाम है घरेलू रसायन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्लीनर हो जाएगा। और जो उदाहरण है इसका औद्योगिक अपशिष्ट में इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय कचरा। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक अपशिष्ट, तो ये हो जाएगा केबल। और फिर नेक्स्ट है नैनो कणों वाले अपशिष्ट, तो ये हो जाएगा सन स्क्रीन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा, मिलान के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदूषकों के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, परमाणु संयंत्र से निकलने वाले रेडियो सक्रिय तत्व और वाहित मल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका, ये चारों ऑप्शन चूँकि सही है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये सभी। बाकी 1 2 3 और जो भी दिया है वो ऑप्शन गलत है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, देखिए इसमें 6 विकल्प दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्रुव कुहरा, अम्ल वर्षा और कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम लोग को यहाँ पे देखना है इसमें से 6 में से मतलब जो दिया है, तो आपका इनमें से कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसमें से जो आपका नाम आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अगला नेक्स्ट होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे पदार्थ जिनका पर्यावरणीय अपघटकों द्वारा पूर्णतया अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका कि जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, बेकार प्लास्टिक आदि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है कौन सा कथन सही है, तो आपका हो जाएगा सी 1 और 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कारण है। ठीक है, आपका ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का व्यापक उपयोग, वर्तमान कृषि पद्धति और औद्योगिकरण तथा शहरीकरण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, क्योंकि ये सभी जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु में बदलाव एक ऐसा परिवर्तन है जिनसे उन मानवीय गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है जो सार्वभौमिक वातावरण में संगठक को बदल देती है। नेक्स्ट है आपका कि अधिक सुख सुविधा जुटाने की होड़ में आज मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में ऊष्माशोषी गैसों की संख्या बढ़ाते जा रहा है। और तीसरा नंबर है ऊष्माशोषी गैसों को हरित गृह प्रभाव वाली गैसों भी कहते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका, हम लोग को ये छांटना है। तो उपरोक्त जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं दोस्तों, ये तीनों आपके सही कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप अल नीनो की बारंबारता से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में बाढ़ जैसी आपदाएं आएगी। और अल नीनो की बारंबारता उत्तरी अमेरिका में सूखे जैसी स्थिति पूर्व संकेत के रूप में देखी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, तो असत्य कथन पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें से आपका ये दोनों कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम होगा। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। हिम शिखरों से हिम पिघलना, समुद्रों पर जल स्तर ऊपर उठना, नेक्स्ट है सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रहा है 78, 1900, 1998, 1988 और 2002। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2002 कि 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था, तो आपका 2002। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है। वैश्विक तापमान से तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। और नेक्स्ट है कि वैश्विक
तापन एक क्षेत्रीय समस्या है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पे उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, तो आपका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत गृहों में निकलने वाली गैसों से निम्नलिखित से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? प्रदर्शित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते पढ़ते कुछ और नोट पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और एक खास बात आप लोग देख रहे होंगे, आज के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें उपरोक्त सभी बहुत ज़्यादा ही आंसर कुछ सही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किसे वैश्विक तापन के प्रभाव के रूप में देखा जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है किया गया? तो 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, 1995, 1996, 1985 और 1986। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1986। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 बार डी हो गया है, ये बी रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1986 हो जाएगा। चलिए हम बार बार कहते हैं कि देखिए विकल्प गलत हो जाए कोई मतलब नहीं है, उसमें जो कंटेंट मतलब आंसर लिखा जा रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी विकल्प ए बी सी की जगह ए बी डी कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान हमेशा बार बार देने वाली है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 30 धाराएं हैं, और ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका केवल ऑप्शन 1 और केवल ऑप्शन बी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों में कौन सा एक शामिल है? 4 ऑप्शन दे रहा है। पर्यावरण का संरक्षण एक संवर्धन करना है, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नियमों और प्रावधानों को क्रियान्वित करना है, मानव प्राणियों जीवों व पादप जाति को संकट में से बचाना है, और लास्ट ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, और उसके आगे है राष्ट्रीय सौर मिशन, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्य योजना में कौन सा या कौन से सम्मिलित है? 4 ऑप्शन दे रहा है, केवल 1, 2 और नेक्स्ट है 2 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में है वो यहाँ पे जो तीनों ये ऑप्शन दिए गए हैं तीनों हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मटेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मटेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है, परमाणु हथियार, ओजोन क्षय, और नेक्स्ट है बाघों के शिकार पे रोक और धारणीय विकास पे। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ओजोन क्षय पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मटेरियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य था तो पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, जैव संरक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, वर्ष 1972 में, 1975 में, 1982 में और 1985 में। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1982 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दे रहा है, स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, क्योटो और मॉन्ट्रियल। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? ध्यान दीजिए, टोक्यो 1972 में, रियो डी जेनेरियो 1992 में, स्टॉकहोम 1978 में और नई दिल्ली 2002 में। तो कहाँ हुआ था आपका? तो रियो डी जेनेरियो 1992 में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 में, 47 में। नेक्स्ट है कि एजेंडा 21 संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे रहा है, सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट, अगला विकासशील देशों की मांग का चार्टर, नेक्स्ट है रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, और अगला है भारत का
21वीं शताब्दी को शुभारंभ करने हेतु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इसमें कि रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 2 कथन दे रहा है आपके सामने। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और दूसरा दे रहा है कि इसके तहत अगले 10 वर्षों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन में कटौती पर सहमति बनी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, केवल एक, केवल 2 और 1 2 दोनों और न तो 1 न 2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन 1992 संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरण और विकास पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एक कानूनी बाध्यकारी समझौता था। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो चूंकि दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ये सही है, रियो वाला भी सही है और प्रोटोकॉल 1997 कानूनी बाध्यकारी समझौता था, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा सही वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हम लोगों का प्रैक्टिस सेट लोक विकास और पर्यावरण से। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और जो नए दोस्त हैं हमारे वीडियो पर वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपने दोस्तों में भी लाइक शेयर कहते हैं ना, साइक बोल रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जा सके और बाकी की भी चीज़ें आप लोग के काम की उपलब्ध कराई जा सके इस प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।